दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम पेपर थर्ड पर बात कर रहे हैं आजकल, तो आज का जो टॉपिक है हमारा पेपर थर्ड से रहेगा, यूनिट रहेगी हमारी 1.2। ठीक है, यूनिट हमारी 1.2, जिसमें पेपर थर्ड में यूनिट 1.2 में हमसे पूछा गया है टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एजुकेशनल असेसमेंट की बात की थी, शैक्षणिक आकलन की बात की थी, तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से हम या किस तरीके से हम बच्चों का शैक्षणिक आकलन करेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रख कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक जो है इसमें इन्होंने दो चीज पूछी, एक तो अप्रोचेस पूछे है यानी कि उपागम या फिर दृष्टिकोण, और दूसरा पूछा है टाइप्स यानी कि प्रकार। तो टॉपिक है हमारा शैक्षिक आकलन के प्रकार एवं उपागम, ठीक है, या दृष्टिकोण बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि इन्होंने प्रकार और उपागम दोनों चीज पूछी है। शैक्षणिक आकलन के जो प्रकार और उपागम है एक ही है, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग विभिन्न प्रकार से हम आकलन करेंगे बच्चों का, तो हमारे शैक्षणिक आकलन एक ही है और उपागम भी यानी कि दृष्टिकोण भी एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। अगर एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोई एक चीज पूछी जाती है, क्योंकि ना दोनों कभी पूछा गया है ना दोनों कभी एक साथ आया है। जैसे आएगा आपका शैक्षिक आकलन का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार को विस्तार में बताइए। ठीक है, यह आएगा शैक्षणिक आकलन का अर्थ और परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा, 10 नंबर में आएगा नहीं। ठीक है, तो 5 नंबर में और दूसरा 5 नंबर के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो हमारे पार्ट ए में जो हमारे 15 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए ना, और सही गलत हो गए, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके नाम। आपको ये जो प्रकार है या 3 उपागम है, ये 3 प्रकार है, आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शैक्षिक आकलन के प्रकार एवं उपागम। तो दोस्तों इसके प्रकार या उपागम 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है नॉन रेफरेंस असेसमेंट यानी कि मानक संदर्भित आकलन, दूसरा है केसन रेफरेंस असेसमेंट यानी कि मानदंड संदर्भित आकलन, ठीक है, तीसरा है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट यानी कि पाठ्यचर्या आधारित आकलन। ये 3 प्रकार या इसके 3 उपागम है। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी शैक्षणिक आकलन हम करेंगे, आकलन जब करेंगे, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों द्वारा आकलन करते हैं। जैसे कि हमने ये चीज है ना, नॉन रेफरेंस टेस्ट पढ़ा है आपने, NRT हमने पढ़ा है, परीक्षण में पढ़ा है नॉन रेफरेंस टेस्ट, जिसका हो जाता है मानक संदर्भित परीक्षण। तो यहाँ पर आकलन कर रहे हैं जिसके रूप में हमने परीक्षण करना है छात्रों का। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, देखिए नॉन रेफरेंस असेसमेंट यानी कि मानक संदर्भित आकलन क्या है। मानक संदर्भित आकलन या मानक संदर्भित परीक्षण आकलन के लिए अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण है, यानी कि इसी के दृष्टिकोण के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी भी बच्चे का या छात्र का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, इन परीक्षणों और माप प्रक्रियाओं में परीक्षण सामग्री शामिल होती है, यानी कि इन परीक्षणों में जो हमारा नॉन रेफरेंस असेसमेंट है, ये यहाँ पर नॉन रेफरेंस टेस्ट के माध्यम से हम आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इन परीक्षणों में माप प्रक्रियाओं में परीक्षण सामग्री शामिल होती है, यानी कि परीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल होगी, फ्लैश कार्ड हो गए, अन्य सारी चीजें हो गई, जिससे हम बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं। परीक्षण में जो जो दिया होगा परीक्षण से संबंधित सामग्री होगी, जरूरी नहीं है फ्लैश कार्ड होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो नमूना आबादी पर मानकीकृत होती है और दूसरों के सापेक्ष में परीक्षार्थियों की क्षमता की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जितनी भी उसमें सामग्री शामिल है, तो जो भी नमूना उस पर है मानकीकृत होती है और दूसरों के सापेक्ष में, यानी कि जो उनसे ज्यादा सीख चुके हैं, यानी कि हम किसी बच्चे का वहां पर आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो एक दूसरा बच्चा जो पहले से ही उसको कर चुका हो या वह कार्य कर रखा हो उसने,
सोचे या करता रहता हो या कर लिया हो उसने, ठीक है ना। मतलब जिस बच्चे का आकलन चल रहा है उससे पहले जिस बच्चे ने उस कार्य को किया है, जो परीक्षण में हम करवा रहे हैं बच्चे से, उस परीक्षण को किया है, तो कह रहे हैं वो और दूसरों के सापेक्ष में परीक्षार्थी की क्षमता की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसे औपचारिक आकलन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फॉर्मल असेसमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अब ये मत सोचना हमने केवल मानक संदर्भित आकलन पढ़ा है, औपचारिक आकलन नहीं पढ़ा है, तो औपचारिक आकलन भी यही है, ठीक है ना। फॉर्मल असेसमेंट भी यही है हमारा, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक मानकीकृत आकलन उपकरण में कुछ निर्देश होंगे जिनका पालन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक मानकीकृत जो परीक्षण है या आकलन है उसमें विभिन्न प्रकार के कुछ निर्देश दिए होते हैं जिनका क्या करेगा छात्र, उसका पालन करेगा। ये निर्देश परीक्षण को प्रशासित करने की प्रक्रिया और परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करने और उन्हें रिपोर्ट करने के तरीके से निर्दिष्ट करता है, यानी कि ये निर्देश बताएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको कैसे कर रहा है, कैसे सीख रहा है, या जो नहीं सीख रहा है क्यों नहीं सीख रहा है, ठीक है। उस सभी प्रशासित करने की परिणामों या विश्लेषण, यानी किसी भी परिणाम पर पहुंचना और उसको विश्लेषित करना, ठीक है ना। व्याख्या करने का, उन्हें रिपोर्ट करने के सही निर्देश करता है, यानी किसी भी शिक्षक को एक बच्चे के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित करता है। फिर कह रहे हैं अधिक सामान्य रूप से ज्ञात औपचारिक आकलन परीक्षणों के उदाहरण, जैसे कह रहे हैं अधिक सामान्य रूप से जो परीक्षण किए जाते हैं इसके अंतर्गत, जो हमारा मानक संदर्भित आकलन है, इसके अंतर्गत किस माध्यम से मानक संदर्भित आकलन करते हैं, यानी कि नॉन रेफरेंस जो टेस्ट है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से परीक्षणों से हम बच्चों का आकलन करते हैं। जैसे कह रहे हैं WISC-R, ये एक टेस्ट है, ठीक है ना, और ये ITPA, ठीक है, PPVTR, PIAT, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये है पॉलीबॉडी इंडिविजुअल एबिलिटी टेस्ट, इसका तो मुझे याद है। ये भी है पॉलीबॉडी और ये है विजुअली, ठीक है ना, टेस्ट। ये भी मुझे कुछ इनका आप देख लेना जो भी इनके फुल फॉर्म्स हो, लेकिन ये कुछ शॉर्ट नाम दे रखे हैं जिसमें क्या है, इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट में हम इन परीक्षणों द्वारा बच्चों का आकलन करते हैं। ये सभी परीक्षण आकलन हेतु शामिल किए गए हैं, ठीक है। नॉर्मल परीक्षण है जिससे हम बच्चे का आकलन या असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट के दौरान इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है क्वेश्चन रेफरेंस असेसमेंट, यानी कि मानदंड संदर्भित आकलन। पहला था मानक संदर्भित और यहाँ आ गया मानदंड संदर्भित आकलन। अब इसमें क्या होता है, मानदंड संदर्भित आकलन का संबंध इस बात से है कि कोई बच्चा निर्धारित मानदंड के अनुसार कौशल प्रदर्शित करने में सक्षम है या नहीं है, यानी कि ये कह रहे हैं कि मानदंड संदर्भित आकलन के संबंध में इस बात पर कह रहा है कि कोई बच्चा निर्धारित मानदंड के अनुसार कौशल प्रदर्शित करने में सक्षम है या नहीं है, यानी कि इस मानदंड में कह रहे हैं कि इसके अनुसार जो दे रखा है, उन्होंने कुछ मानदंड उनके निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार क्या वे कौशल करने में बच्चा सक्षम है या नहीं है, या उस प्रकार के कौशल प्रदर्शित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। मानदंड संदर्भित आकलन के विपरीत जो एक व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना दूसरे से करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है मॉडलिंग कर रहा है उसकी तुलना दूसरे से करता है, यह किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना पूर्व स्थापित मानदंडों से करता है, यानी कि किसी व्यक्ति की तुलना जो है, किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना पूर्व स्थापित मानदंडों से करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी, जैसे हिंदी पढ़ने के लिए का खा गा या हमें क्या पूरी बढ़वाना आना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमें क्या 2 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, हमें 3 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, सरल वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, तभी तो हम किसी हिंदी को पढ़ या लिख पाएंगे। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर कि व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना से करता है, यह किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना पूर्व स्थापित मानदंडों से करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना, जो व्यक्ति किसी कार्य को प्रदर्शन कर रहा है उससे पूर्व
स्थापित मानदंडों से करता है, यानी कि पहले पहले वो चीज दूसरी चीज तब सिखाता है, इसमें पहले उस चीज का यह परीक्षण किया जाता है जो पहले उसको आता है या नहीं आता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में किसी विषय के भीतर कौशल को श्रेणीबद्ध रूप से रखा जाता है, यानी कि इस परीक्षण में क्या किया जाता है, किसी भी विषय के भीतर कौशल को श्रेणीबद्ध, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी या स्किल को क्या व्यवस्थित कर देंगे एक श्रेणीबद्ध रूप से, यानी कि एक श्रेणी में रख देंगे। ठीक है, फिर कह रहे ताकि जिन्हें पहले सीखा जाना चाहिए, यानी कि पहले उसे जिसे पहले सीखा जाना चाहिए, या ठीक कोई भी ऐसा कौशल होगा जिसे भी श्रेणीबद्ध रूप से रख देंगे ताकि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके पूर्व जो हो हम कह सकते हैं प्री रिक्विजिट होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, वो कह रहे हैं कि संदर्भित मानदंड संदर्भित परीक्षण में किसी विषय के भीतर कौशल को श्रेणीबद्ध रूप से रखा जाता है ताकि जिन्हें पहले सीखा जाना चाहिए। ठीक है, पहले उनका परीक्षण किया जाए, ताकि पहले उनका परीक्षण किया जाए। यहाँ पर वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि श्रेणीबद्ध रूप से रखा जाता है ताकि उनका परीक्षण पहले किया जाए जिससे पहले सीखा जाना चाहिए। जैसे हम गणित सीखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, हम अगर जोड़ हम उसको गुणा सिखा रहे हैं, गुणा से पहले हम उसको क्या कराएंगे, योग कराएंगे, जोड़ कराएंगे, ठीक है ना, घटाव कराएंगे, उसके बाद हम गुणा कराएंगे। गणित कौशल में इस तरीके से हम सिखाते हैं। तो जब हम गुणा का उसका परीक्षण चल रहा है तो उससे पहले हम क्या कराएंगे, एक क्रमबद्ध हमारी श्रेणी होगी, पहले उसको हम जोड़ सिखाएंगे, फिर घटा सिखाएंगे, फिर गुणा सिखाएंगे, फिर डिवाइडेशन यानी कि भाग सिखाएंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में किसी विषय के भीतर कौशल को व्यवस्थित कर दिया, यहाँ पर गणित कौशल को व्यवस्थित कर दिया है, एक श्रेणी में रख दिया है ताकि जिन्हें पहले सीखा जा सके, क्योंकि हमारा गोल है इसे सिखाने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे ताकि बच्चे को जो पहले सीखा जा सके, पहले उसको प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, तभी तो डिवाइडेशन आएगा, है ना। तो वही चीज कह रहे हैं, पहले उनका परीक्षण किया जाए, यानी कि इस परीक्षण में पहले इनका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद इसका परीक्षण होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन परीक्षणों को आमतौर पर मानदंड संदर्भित किया जाता है, यानी कि इन परीक्षणों को मानदंड संदर्भित किया जाता है क्योंकि एक छात्र को उच्च स्तर पर पढ़ाए जाने से पहले एक स्तर पर योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि जब बच्चा सेकंड क्लास में जाना है उसको, तो पहले उसको फर्स्ट क्लास का पूर्ण रूप से ज्ञान आना जरूरी है या उसको आना चाहिए। ठीक है, तीसरा है दोस्तों करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट यानी कि हम कह सकते हैं पाठ्यचर्या आधारित आकलन। अब ये हमारा पूर्ण रूप से शैक्षणिक विषय वस्तु, पाठ्यचर्या विभिन्न क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, जैसे नॉन रेफरेंस असेसमेंट, तो इसकी हो गई, यहाँ पर ये हटा देते हैं हम, नॉन रेफरेंस असेसमेंट की हो गई NRA। ठीक है, ये हो जाएगी नॉन रेफरेंस असेसमेंट, और NRT भी आती है, NRT जिसे कहते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकती है ये फुल फॉर्म्स। ठीक है ना, फिर ये है क्वेश्चन रेफरेंस असेसमेंट, तो यहाँ आ जाएगी CRA। ठीक है, लेकिन इसकी जगह ये भी आता है CRT। ठीक है, क्रिएशन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, यानी कि मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, और इसका जो होगा, इसका होगा CVA, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। पाठ्यचर्या आधारित आकलन की अवधारणा नई नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं नई नहीं है, अवधारणा नई, यानी कि नई नहीं है, कोई नया नहीं है। पाठ्यक्रम आधारित आकलन की अवधारणा नई नहीं है और इसे कई वर्षों से नियोजित किया गया है। ठीक है, CBA को नियमित स्कूलों में कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले
वालों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से निपटने के साधन के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि सीबीए क्या है, इसकी अवधारणा अगर हम बात करें तो ये कोई नया आकलन नहीं है, ठीक है ना। और इसको क्या किया गया है कि नियमित विद्यालय में जो कम स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निपटने के लिए, निपटने का मतलब है उनको उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए या उनका आकलन करने के लिए निपटने के एक साधन के रूप में विकसित किया गया है। यह गैर श्रेणीबद्ध मॉडल में भी फिट बैठता है। गैर श्रेणीबद्ध मॉडल का मतलब है जैसे कि कैटेगरी करते हैं हम बच्चों की कक्षा में, उसमें भी फिट बैठता है जो सीबीए कौशल के परीक्षण पर केंद्रित होता है। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के कौशल होंगे, उस परीक्षण पर केंद्रित होता है। यानी कि बच्चे के लेवल के अनुसार सीबीए हम उस पर करेंगे, वहां पर क्या होगा, परीक्षण के कुछ कौशल होंगे जिन कौशलों का हम आकलन करेंगे, ना कि लेबलिंग उद्देश्य के लिए परीक्षण है। यानी कि ये लेबलिंग करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है ना कम उपलब्धि वाले या विशेष आवश्यकता वाले, उससे मतलब नहीं है। इसके जो कुछ कौशल है उन कौशलों के अनुसार आकलन करेंगे और इसमें हम लेबलिंग नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं लेबलिंग उद्देश्य के लिए ये परीक्षण नहीं है। फिर कह रहे हैं सीबीए का उद्देश्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान के सबसे उपयुक्त रूपों की पहचान करना है। यानी कि सीबीए का जो उद्देश्य है, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट का जो उद्देश्य है, बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी प्रावधान है शैक्षिक आवश्यकताओं से, पढ़ने से, लिखने से, ठीक है ना, इन सबसे संबंधित चीजें हैं, उनकी प्रावधान का सबसे उपयुक्त रूपों की पहचान करना है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता के लिए किन किन प्रावधानों के उपयुक्त प्रावधान होने चाहिए जिससे कि बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके, उन प्रावधानों की पहचान करने का एक इसका सीबीए का उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं शैक्षिक आवश्यकताओं को ऐसे व्यवहारों के रूप में वर्णित करता है। यानी कि शैक्षिक आवश्यकताओं को वह ऐसे व्यवहारों के रूप में वर्णित करता है जिनमें एक व्यक्ति की कमी होती है। यानी कि जिसमें एक किसी व्यक्ति में कमी होती है, जिसमें एक व्यक्ति में कमी होती है, यानी किसी व्यक्ति या बच्चे में कमी होती है जो वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रभावी ढंग से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि सीबीए जो है ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे व्यवहारों के रूप में वर्णित करता है, यानी कि ऐसे कौशल वर्णित करता है जिनको पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं वे कौशल या वे व्यवहार है जिनमें एक व्यक्ति में कमी होती है, जिससे कि वे एक जीवन आत्मनिर्भर रूप से नहीं जी पाते हैं। तो कह रहे हैं कि सीबीए ऐसे व्यवहारों के रूप में वर्णित करता है जिनमें एक व्यक्ति में कमी होती है जो वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रभावी ढंग से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इनमें टीएमटी शिक्षक निर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों को समझा जाता है। टीएमटी का मतलब हो गया दोस्तों टीचर मेड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, यानी कि TACHER मेड टेस्ट, ठीक है, टीचर मेड टेस्ट हो गया इसका। तो ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म लग रही है मुझे, अगर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा एक एक नंबर की तो 4 नंबर की तो फुल फॉर्म्स हो गई इस टॉपिक में, है ना। तो इस चीज को आप देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, हम ये बहुत अलग एक टेक्निकल इसमें लैंग्वेज यूज होती है ना, तो हमें जल्दी से समझ नहीं आता है। जब इसको हम फॉलो करते हैं किसी बच्चे पर और हम करते हैं, प्रोग्रामिंग को प्रोवाइड कराते हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर, जब भी आप कभी भी फ्यूचर में बच्चों के साथ काम करेंगे तब आप इन चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक से इतना ही आएगा, 5 नंबर में आएगा और 4 नंबर के लिए फुल फॉर्म्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नंबर में इसके प्रकार पूछ सकता है, उपागम के नाम पूछ सकता है केवल, ठीक है। उपागम कौन कौन से, तब आप इसमें लिख के आ जाएंगे तीनों प्रकार कौन कौन से, तो भी यही होगा। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।